हेलो। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने मालव्य महापुरुष योग के बारे में चर्चा की और लगभग पंच महापुरुष योग, जितने भी 5 प्रकार के महापुरुष योग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम नीच भंग राजयोग की चर्चा करेंगे, जो कि एक प्रबल राजयोग माना जाता है, जिसका काफ़ी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, नीच भंग राजयोग ऐसा राजयोग है कि कोई ग्रह नीच का होकर भी वो उच्च के समान फल देने लगता है। और उच्च को अगर हम समझने की कोशिश करें, कि आपको अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि हर ग्रह की एक नीच राशि होती है और हर ग्रह की उसी ग्रह की एक उच्च राशि भी होती है। जो राशि उसकी स्वयं की राशि होती है उसमें तो ठीक है, जो उसकी उच्च राशि होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, मतलब खुल के प्रभाव देता है, उसको कोई किसी की रोक टोक से फ़र्क नहीं पड़ता। उच्च का होने से अर्थ ये है कि अगर उसमें कुछ मेलेफिक आस्पेक्ट भी पड़ती है, कुछ पापक ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती है, तो फिर भी उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलता। उच्च के ग्रहों में ये कंडीशन होती है। और नीच के ग्रहों में ये कंडीशन होती है कि ग्रह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाता है। ग्रह कहीं ना कहीं राशि के नीच होने पर बाध्य रहता है, पूर्ण रूप से अपने फल नहीं दे पाता है। अब चाहे उसमें किसी भी प्रकार के योग बन रहे हों, पर जब ग्रह नीच का होता है, चाहे उसके पास अंश बल कितना ही हो और वो किसी भी प्रकार से बलवान हो, पर अगर वो राशि वाइज नीच का है तो वो अपने प्रभाव खुलकर नहीं दिखा पाएगा कुंडली में। तो अगर हम आपको समझाएं कि लगभग हमने आपको कुछ महीने पहले एक वीडियो में चर्चा किए थे कि जो ग्रह ठीक जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उसके जस्ट अपोजिट अपने से 180 डिग्री पर सामने, मतलब 7वें घर में, यहाँ पर समझें जैसे अगर यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य उच्च का होता है। अब जिस राशि में सूर्य उच्च का होगा उसके जस्ट सामने 180 डिग्री वो नीच का होगा। यहाँ पर सूर्य नीच का होगा, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, मतलब अगर कहीं कुंडली में ये निशान लगाए तो ये उच्च का है। तो जो भी ग्रह अगर नीच का होता है तो उसके जस्ट सामने वो उच्च का होता है, और जो ग्रह उच्च का होता है उसके जस्ट सामने वाली राशि में, मतलब 7वें नंबर की राशि में, मैथमेटिकल वे से समझे तो 180 डिग्री में वो उच्च का होगा। ठीक है। अब हर राशि में कहीं ना कोई ग्रह या तो नीच का होता है या तो उच्च का होता है, कोई ना कोई ग्रह। अब सूर्य जैसे मेष राशि में उच्च का हुआ, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होगा, यहाँ पर बृहस्पति, यहाँ पर शनि, यहाँ पर चंद्रमा नीच का हुआ तो इसके जस्ट सामने है चंद्रमा, तो यहाँ उच्च का। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होगा, मतलब सबसे कम पावर का, खुलकर प्रभाव नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मंगल उच्च का होगा, तो इसके जस्ट सामने मतलब 180 डिग्री में जो भी राशि पड़ेगी उसमें वो नीच का होगा। जैसे मंगल यहाँ पर नीच का होगा, कर्क राशि में नीच का होगा। हालांकि हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, इनकी एक एस्ट्रोलॉजिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि पौराणिक रूप से और साइंस के बेस से, मतलब सभी आस्पेक्टों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर नीच का और कहाँ पर उच्च का होता है, और उसका रूट कॉज क्या है, उसका मतलब असल मीनिंग है क्या। यहाँ पर कोई ग्रहों की जाति भेद का सब्जेक्ट नहीं है, पर इनका कुछ प्रैक्टिकल रूप है, जिस वजह से वो नीच का होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे मंगल एक क्रोधी प्लैनेट है, जल्दबाजी, एक सेनापति है, एक आर्मी कमांडर है। अगर वो कर्क राशि में जाएगा, कर्क राशि एक वाटरी साइन है और ये चंद्रमा को डिनोट करती है, और अगर वो कर्क राशि में कहीं से भी चला गया तो कर्क राशि और चंद्रमा एक इमोशनल साइन को दर्शाते हैं। एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक भावना है। तो मंगल एक सेना है, एक आर्मी है, और एक सोल्जर को अगर फीलिंग आई तो वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, मतलब उसको फीलिंग का नाश करना पड़ेगा तभी वो युद्ध लड़ सकता है। उसके भीतर निर्दयता होनी चाहिए, तभी वो युद्ध लड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार हर ग्रह का एक उच्च पॉइंट और नीच पॉइंट उसी बेस पर होता है जब वो अपने प्रभावों को खोता है। वो अपने प्रभावों को खुल के रूप से नहीं दे सकता। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसके सिग्निफिकेंस है ग्रह के,
अगर वो सिग्निफिकेंस उस राशि से मैच नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो नीच का होता है। ये प्रैक्टिकल रूप से अगर समझें तो, हालांकि पौराणिक रूप से समझें तो इनके अलग अलग माइथोलॉजी हैं, बहुत सारी माइथोलॉजी हैं, और उन माइथोलॉजी को हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन होती है। यहाँ ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का है अगर पौराणिक रूप से समझें तो, पर ये सबसे सही वे है समझाने का, ये सबसे प्रैक्टिकल वे है समझाने का। जैसे अब यहाँ पर ये सुख की राशि है, बेसिकली ये सुख की राशि है, शुक्र की राशि है, इसी वजह से चंद्रमा और शुक्र 4th हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों सुख को डिनोट करते हैं, सुख के कारक हैं ये दोनों। चंद्रमा ये कहीं ना कहीं सुख ढूंढते हैं, और इसी वजह से चंद्रमा वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में उच्च का होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वृश्चिक राशि में यहाँ चंद्रमा नीच का होगा। और नीच का क्यों होगा? यहाँ पर फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस कर सकता है, यहाँ पर फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये चंद्रमा मन है, और मन को अगर बिल्कुल 8वें नंबर की, यहाँ पर अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो ये 8वां नंबर 8th हाउस में फॉल होगा, और 8th हाउस कहीं ना कहीं ये डेथ और ऐसी चीज़ों का है जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जैसे ऑकल्ट हो गया, तो यहाँ पर इंसान खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो चंद्रमा अगर 8th हाउस में जाएगा या 8वें नंबर की राशि में जाएगा, वृश्चिक में जाएगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, किसी सामने वाले से बता नहीं पाएगा। अब ऐसे ही हर प्लेनेट का एक ना एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो उच्च का होता है और नीच का होता है। अब हम यहाँ पर नीच भंग राजयोग समझना चाहते हैं। नीच भंग राजयोग है क्या असल में? देखिए यहाँ पर एक अलग से कुंडली बना लेते हैं। अब किसी भी लग्न की कुंडली उठा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर वृश्चिक लग्न चंद्रमा। अब वृश्चिक लग्न ये एक मूल त्रिकोण साइन है मंगल की। अब नीच भंग कैसे होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चंद्रमा नीच राशि में है, ये नीच का हुआ, और जिस राशि में है उसका लॉर्ड मंगल अगर इसको कहीं से एस्पेक्ट कर दी, हर प्लैनेट्स के पास एक अलग अलग एस्पेक्ट होती है, पर हर प्लैनेट्स के पास, सभी प्लैनेट्स के पास एक स्पेशल 7th एस्पेक्ट 7वीं दृष्टि से, और चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, पर अगर वो चंद्रमा को देखता है, इसका को लॉर्ड जिस राशि में है उस राशि का पति अगर उसी के साथ है, अगर ठीक मंगल अगर उसके साथ कंजंक्शन में है, अगर कंजंक्शन में है, साथ में है, या तो उसका लॉर्ड मतलब उसका डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं से उसको एस्पेक्ट कर दे, तो यहाँ होता है 1%, मतलब पहला ऑप्शन नीच भंग। मतलब लॉर्ड से दूसरा नीच भंग समझते हैं दूसरे प्रकार से। जिस राशि में ये एग्जॉल्ट होगा, मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का है यहाँ पर, लेकिन चंद्रमा किसी ना किसी राशि में तो एग्जॉल्ट होता है। जैसे यहाँ हम समझाए थे वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में चंद्रमा एग्जॉल्ट होगा, उच्च का होगा। अगर वो उच्च का स्वामी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट कर दे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ शुक्र है, तब यहाँ नीच भंग हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं समझने के, लेकिन ये मेनली ये सबसे मेन तरीका है कि नीच भंग बेसिकली ऐसे ही होता है। कुछ क्लासिकल बुक्स ये भी कहती हैं कि अगर उपचाय हाउस में इसका लॉर्ड आ जाए, अगर उपचाय हाउस में मतलब चंद्रमा, इसकी राशि है 4 नंबर की, अगर इसकी राशि कहीं ना कहीं उपचाय हाउस में फॉल होती है, मतलब 3, 6, 8, 12, इनमें अगर इसकी किसी भी प्लैनेट्स की अगर वो उसकी एक्चुअल राशि हो या उसकी मूल त्रिकोण राशि, और अगर वो उस राशि का लॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ फॉल होता है, या वो राशि फॉल हो रही है यहाँ पे 3, 6, 8, 12, ये उपचाय हाउस हैं, यहाँ पे अगर फॉल होती है, तो कुछ क्लासिकल बुक ये कहती हैं कि यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग है। और एक और आस्पेक्ट यहाँ पर ये भी बनती है कि अगर जिस राशि में वो बैठा है उस राशि का पति अगर केंद्र के हाउसेस में है,
1 4 7 10 अगर केंद्र के हाउसेस में है तो यहाँ भी नीचभंग राजयोग होगा। तो अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आपको अगले वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन अगर आपको कुछ बातें नहीं आई हो समझ में तो आप कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इसे और वास्ट लेवल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।